हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 27 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम टोटल आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू रेगुलर प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक इंपॉर्टेंट है, यह आपके दलाई लामा की पुस्तक है। और दलाई लामा कौन है दोस्तों? तिब्बती धर्मगुरु हैं आपके दलाई लामा, जो कि वर्तमान में आपके भारत में है। और इनकी यह पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, अभी दलाई लामा को हाल ही में 2023 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 64 साल बाद इन्हें यह पुस्तक आपका रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अगर वही बात करें दोस्तों हम दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो आपका दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने एक पुस्तक लिखी है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, यह इनकी पुस्तक है। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय इनकी पुस्तक लिखी गई यहाँ पे। अगर वही बात करें हम अरुंधति राय की, अरुंधति राय जो है दोस्तों, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और उसके लिए अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेशली यहाँ से आपसे तमिलनाडु की बात की जा रही है, तो तमिलनाडु में आपका कौन सा नववर्ष मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुथांडु। ठीक है, पुथांडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे कि ये दोस्तों जो आपका पोंगल है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल आपका दक्षिण भारत में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे आपके कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी में आपका पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे ओणम, ओणम किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? तो आपके कहाँ का है दोस्तों? तो ओणम जो है आपके केरल का नववर्ष त्यौहार है। ठीक है, अगर हम बात करें उगादी की, उगादी जो है दोस्तों यह बसंत ऋतु के आगमन पर मनाई जाती है। यह दक्षिण भारत में मनाई जाने वाली एक त्यौहार है उगादी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन सा नववर्ष मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में आपका गुड़ी पाड़वा एक नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस सभी को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण डैश के द्वारा करवाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल। ठीक है, चंदेल के शासक के संस्थापक कौन थे? तो ननुक था दोस्तों, ननुक। और इसके द्वारा ही आपके खजुराहो के समूह के प्रसिद्ध जो स्मारक का निर्माण करवाया गया था वो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। खजुराहो कहाँ है दोस्तों? खजुराहो आपके मध्य प्रदेश में है, और खजुराहो आपका उत्सव भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम इसे किसने तोड़वाया था? तो औरंगजेब के समय पे इन मंदिरों को तोड़वा दिया गया था। ठीक है, किसको? तो आपके खजुराहो के मंदिर को। ठीक है, चलिए अभी अवशेष कितने मंदिर बचे हैं? यहाँ पे 20 मंदिर बचे हुए हैं। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दुलहस्ती, सलाल व बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो दुलहस्ती और सलाल बगलिहार परियोजना यह सभी आपके चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात की चिनाब का प्राचीन नाम क्या था, तो चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था। ठीक है, अगर वही बात करेंगे हम झेलम का क्या नाम था दोस्तों? झेलम का पुराना नाम विस्तृता था, याद रखिएगा, सभी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके। वहीं अगर बात करें कि जो आपका यह है ब्यास, ब्यास नदी का आपका प्राचीन नाम क्या था? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। ठीक है, बिपाशा बसु मत समझिएगा, बिपाशा था। ठीक है, बिपाशा था आपके ब्यास का प्राचीन नाम। वहीं अगर बात करें सतलुज के, तो सतलुज का जो आपका सतलज नदी था उसका प्राचीन नाम सतुद्री था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगर वहीं बात करें हम इंडस की, तो इंडस क्या था दोस्तों? आपके सिंधु नदी का जो आपका सबसे लंबी सहायक नदी है वह है चिनाब, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स थोड़ा हमें कोल्ड हो गया है तो थोड़ा हमें पढ़ाने में प्रॉब्लम रही, तो आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आत्माराम पांडुरंग और
R.G. भंडारकर का संबंध किस संस्था की स्थापना से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके आत्मा रंग पांडुरंग थे दोस्तों और R.G. भटनागर, यह दोनों किस संस्था के संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना साम्राज्य के। ठीक है, प्रार्थना साम्राज्य की स्थापना इन दोनों ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1867 ईस्वी में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। वहीं अगर बात करें देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की जो स्थापना थी वह शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपके शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना आपके किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और अगर बात करें सती प्रथा को रोकने में सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से 1829 में आपका सती प्रथा को समाप्त किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में आपसे पूछा जा रहा है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल जो थे दोस्तों, उन्होंने अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र की फारसी अनुवाद किया था। अगर वही बात करें हम पंचतंत्र को लिखा किसने था? तो पंचतंत्र को आपका विष्णु शर्मा ने लिखा था। ठीक है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा था। विष्णु शर्मा किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य जो थे दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे उनके दरबारी कवि थे आपके विष्णु शर्मा, उन्होंने पंचतंत्र को लिखा था। ठीक है, बात करेंगे अगर हम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो आपका पंचतंत्र ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है और पहला आपका बाइबल है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे अबुल फजल ने और कौन सी किया है? तो अकबरनामा ने भी आपके अबुल फजल ने ही किया था। ठीक है, चलिए अगर बात करेंगे यहाँ पे हम फैजी की बात करें तो फैजी जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। इसके अलावा जिसे आपका शाब्दिक क्या कहा जाता है? शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसे युद्धों का ग्रंथ कहा जाता है। रजनामा के नाम से महाभारत की अनुवाद किया था इन्होंने फारसी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो अकबर जो है दोस्तों जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसे दिया था दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जरी कलम की जो मोहम्मद हुसैन को दिया था। ठीक है, मोहम्मद हुसैन को दिया था। मोहम्मद हुसैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन की बात करें तो मोहम्मद हुसैन आपका क्या था? तो मोहम्मद हुसैन आपके कश्मीर का शासक था, कश्मीर का रहने वाला था दोस्तों। उसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। वहीं अगर बात करें कि अमीर खुसरो की बात की जा रही है तो उमर खुसरो ने क्या कहा था भारत को? तो भारत को पृथ्वी का स्वर्ग बताया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो जो है दोस्तों, इन्हें तबला सितार का आविष्कार के रूप में जाना जाता है। इन्हें ख्याली बोली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में तो अमीर खुसरो जो थे दोस्तों, यह आपके इनकी जन्म जो थी वह एटा जिले में हुई थी। इन्हें तोता हिंद कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस शास्त्रीय घराने से था? तो पंडित जो भीमसेन जोशी थे दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध आपके किस घराने से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किराना घराना, उत्तर प्रदेश का है आपका, वहाँ से संबंधित थे आपके पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पटियाला घराने से कौन संबंधित थे? तो पटियाला घराने के जो प्रमुख थे वह गुलाम अली थे। ठीक है, अगर वही बात करेंगे हम मेवाती घराने की तो मेवाती घराने के जो प्रसिद्ध आपका प्रमुख थे वह कौन थे? तो पंडित जसराज सीरी थे। ठीक है, यह बात सभी आपके घराने से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका किराना घराना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है आपकी यह मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की यह है आपकी गुफाएं, इस काल में इसका निर्माण किया गया था। वहीं अगर बात करें
मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। मौर्य साम्राज्य जो है दोस्तों, उसमें आपकी जीवित रॉक कट बड़ा गुफाएं निर्मित की गई थी। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों, इसे किसने बनवाया था, तो जो आपकी बरबरा गुफाएं थे, रॉक कट गुफाएं थे, इस किसने बनवाया था, इसे अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अशोक के द्वारा। और क्या बनाया गया था, अशोक के द्वारा आपका सांची स्तूप भी बनवाया गया था, जिसे आपका पुष्पमित्र शुंग ने तोड़वा दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त साम्राज्य जो है दोस्तों, इसके शासनकाल में, गुप्त के साम्राज्य के शासनकाल में कला और संस्कृति का सर्वाधिक विकास हुआ था, ठीक है। अगर बात करेंगे हम भारतीय इतिहास के काल में गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप दोस्तों आपके अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को समझने वाला विद्वान था, और उसने आपके जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में आपके अशोक के अभिलेखों की पुष्टि की थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके जो यह अशोक थे, अशोक, इन्होंने, जो सम्राट अशोक थे दोस्तों, 14 शिलान्यास व 7 अभिलेख लिखवाए थे, ठीक है। और इनकी लिखवाने की लिपि क्या थी, तो इनकी लिखवाने की लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और ग्रीक, यह सब आपके लिखवाए थे आपके अशोक ने, ठीक है। और अशोक का जो कलिंग युद्ध का वर्णन था, ठीक है, अशोक ने कलिंग वर्णन का जो युद्ध था वह इसके किस शिलान्यास में था, तो 13वां शिलालेख में इसकी पुष्टि मिलती है आपका अशोक की, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अशोक ने जो आपका कलिंग युद्ध लड़ा था, उसके बाद इन्होंने बौद्ध नीति अपना ली थी, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कारखानों व बालकों में, ठीक है, कारखानों में बालकों के नियोजन के निषेध का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में, ठीक है। अनुच्छेद 24 में आपका क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को शिक्षा का अधिकार दिया गया है दोस्तों। 14 मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष तक की कम आयु के लोगों को आपका कारखाने में भेजना दोषी होगा, ठीक है। वह अगर आप माता पिता भेजते, माता पिता दोषी होंगे, या तो फिर कोई काम करा रहा तो वो दोषी होगा। तो आपका इसमें आपका निषेध दिया गया है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों कारखाने में काम नहीं करेंगे, आर्टिकल 24 के अनुसार। वहीं अगर बात करेंगे आर्टिकल 23 में क्या है, तो आर्टिकल 23 में आपका मानव दुर्व्यवहार, बाल श्रम का प्रावधान है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि आपके आर्टिकल 21A में क्या है, तो शिक्षा का अधिकार दिया गया, याद रखिएगा, आर्टिकल 21A में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में आपका दहेज निषेध अधिनियम को लागू किया गया था। वहीं अगर हम बात करें 1856 में क्या हुआ था, 1856 में आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाया गया था, ठीक है। अगर बात करें 1829 में, तो आपकी सती प्रथा को कानूनी अपराध माना गया था, और जिसे राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम के प्रयासों ने उसे बंद कराया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इमोइनो इरितपा महोत्सव आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। यह आपके इमोइनो इरितपा जो आपका महोत्सव है आपके मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगर बात करेंगे यह जो आपका मणिपुर है दोस्तों, तो मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर के सीएम कौन है, मणिपुर के गवर्नर कौन है, यह आप सब हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यह सभी जो आपके पूर्वी राज्य हैं उनसे संबंधित आपके राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये सभी आपको पता होना चाहिए, रटा रटाया ना होना चाहिए मुँह पे, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कंफ्यूज क्रिएट ना हो। तो आप लोग को यह सभी बातें पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खान, ठीक है। अलाउद्दीन खान इज द राइट आंसर, यह आपके पंडित रविशंकर के गुरु थे। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 5 दिवसीय याओसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो यह आपके होली के अवसर पर, ठीक है, होली के अवसर पर आपके मणिपुर में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाए आपका मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में आपका, यहाँ पे मणिपुर ऑप्शन में नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मणिपुर में आपका
याओ सांग उत्सव मनाया जाता है अब किस जनजाति द्वारा? तो कुकी और मेवाती जनजाति द्वारा मणिपुर में मनाया जाता है आपका क्या? तो यह आपका याओ सांग उत्सव। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बारहमासा की रचना किसने की थी? तो बारहमासा की जो रचना थी दोस्तों यह मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने और कौन कौन सी रचना की थी? तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, यह सभी पुस्तकें आपकी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अमीर खुसरो की रचना है तारीख ए अलाई, ठीक है, जिन्हें हम तोता हिंद के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जो अमीर खुसरो है दोस्तों, इन्होंने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मुल्ला पेरियार बांध के बीच असंतोष का कारण है? तो मुल्ला पेरियार बांध किस 2 राज्यों के बीच असंतोष का कारण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु व केरल। ठीक है, बीच द राइट आंसर तमिलनाडु व केरल के बीच यह असंतोष यानी आपका विवादित है आपका मुल्ले पेरियार बांध, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपके वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक है। और एडम स्मिथ कौन है दोस्तों? आपके फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी यानी आपके आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं आपके एडम स्मिथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दीवान मणि दत्त 1857 के क्रांतिकारियों के एक नेता थे जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य से संबंधित थे आपके। यह 1857 की क्रांतिकारियों में से एक नेता थे दीवान मणि दत्त, जो कि असम राज्य से संबंधित थे, याद रखिएगा। अगर बात करें 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति दोस्तों यह आपके 10 मई 1857 को यह शुरू की गई थी। सबसे ज़्यादा इसमें किसने अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों? तो तात्या टोपे जो थे, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना अहम भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। अगर बात करें हम लखनऊ से किसने किया था इसकी, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल इसकी नेतृत्व की थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है संध्या अग्रवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह आपके क्रिकेट से संबंधित है आपके संध्या अग्रवाल। और इनका जो जन्म था वह कहाँ हुआ था दोस्तों? यह इनका जन्म इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारत का वन पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जादव पायेंग। जादव पायेंग को दोस्तों वन पुरुष के रूप में जाना जाता है। आप लोग कहीं ना कहीं सुंदरलाल बहुगुणा को सोचते होंगे, पर ऐसा नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा आपके चमोली में जो आपके पेड़ों को कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या था, चिपको आंदोलन से संबंधित है आपके सुंदर बहुगुणा जो हाँ लाल, याद रखिएगा। और अगर बात करें हम भारत के जो वन पुरुष कहा जाता है वह आपके जयदेव पायेंग को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आप लोग को यह क्लियर होना चाहिए कि भाई वन पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपके जयदेव पायेंग को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नाकाब लेबारा त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह उड़ीसा राज्य का एक त्यौहार है नाकाब लेबारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह उड़ीसा राज्य में पाया जाता है आपका सबसे बड़ा बॉक्साइट रिजर्व। इसके बाद कौन पाया जाता है? तो इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और झारखंड का नंबर रहता है आपके बॉक्साइट उत्पादन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब आपका भारत में जो आपका नेशनल डॉक्टर्स डे होता है और आपके 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अलावा GST दिवस भी मनाया जाता है। वही बात करेंगे 29 जून की, तो 29 जून को आपका सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा आपका 5 जून को सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आपका वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, याद रखिएगा, आर्द्र भूमि दिवस। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड्स थोड़ा अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आप सभी को। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्प लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन कभी ना छोड़ें फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आप सभी के जितने भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर थोड़ा जोर दीजिए, देखिए। ठीक है, और प्रिपरेशन ही सबसे ज़्यादा आपका अहम भूमिका निभाता है आपके एग्जाम हॉल में। तो आप लोग अपनी जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम के लिए। तो हम सभी चाहते हैं कि आप सेलेक्टेड हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आपके घर में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए दोस्तों।
देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। वहीं अगर बात करें रियाद की, तो रियाद 2034 में आपके एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो यह सभी बातें आपको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। अभी यह आगामी आपके खेल होने वाले, तो अब पता होना चाहिए 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो दोहा करेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को रेगुलर पहुंचती रहे। आप लोग अपनी प्रिपरेशन रेगुलर करते रहिएगा और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और भी लोग इसके साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।